का सामना कर रहा है। एक तो फार्मर स्ट्रेस, जो किसान है वो बहुत ही पीड़ा में है, और जलवायु परिवर्तन के कारण उसका बहुत बार उसकी खेती में जोखिम होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं फसल नहीं हुई, कहीं बाढ़ के कारण या ओलावृष्टि के कारण तो फसल के रेट भी कम ज़्यादा होते हैं। तो किसान को ज़बरदस्त जोखिम या किसान को ज़बरदस्त स्ट्रेस है। दूसरा, कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता को भी बहुत चुनौती है। उसका जो हेल्थ रिस्क है वो बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि पतंजलि में इस विषय पर तो अ, सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, बौद्धिक दिया जाता है। तो वो उपभोक्ता को किस तरह से अवेयर किया जाए, और अब उपभोक्ता और किस कृषक का संबंध कैसे एक जिम्मेदार और एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाए। तीसरा जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जो आप देखें कि अ, मृदा स्वास्थ्य जो है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, और जो मृदा स्वास्थ्य को नापने के लिए जो मृदा ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी मात्रा बहुत ही कम रह गई है हमारी मिट्टियों में, जिसके विभिन्न कारण हैं, हम सब जानते हैं। जो जल स्तर है वो भी भूमि में लगातार नीचे गिरता जा रहा है, और जो जैविक विविधता है हमारी, चाहे प्रक्षेत्र जैविक विविधता हो, चाहे जो हमारे जंगल हैं, वो सब भी, उनमें भी नुकसान काफी हुआ है, जिसके कारण पर्यावरणीय संकट लगातार बढ़ रहा है। और हम सब लोग देख रहे हैं, अभी भी कहीं पर गर्मी के मौसम में भी बरसात लगातार आ रही है, या बरसात के मौसम में बरसात नहीं आती, या मौसम जो बसंत ऋतु है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। तो बहुत सारे चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो इन सबको रखकर ये एक सभी प्रमुख संगठनों ने और प्लस सरकारी जो कार्यक्रम जैसे आरवाईएसएस और कुछ अधिकारियों ने मिलकर ये संगठन का निर्माण किया करीब 4 वर्ष पूर्व। और इसका उद्देश्य ये रखा कि पूरे भारत में कैसे प्राकृतिक खेती का एक आंदोलन स्थापित किया जाए। तो इस मैंडेट और आंदोलन जो स्थापित किया जाए उसमें सभी को शामिल किया जाए, चाहे देश की सर्वोच्च अनुसंधान संस्थाएं जैसे आईसीआर हो, चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हों, आईआईटी हों, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट हो, या सरकार। सरकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ही सही नीति और कार्यक्रम बना सकती है प्राकृतिक खेती के अराउंड। तो सरकार के साथ में हम लोगों ने एक लगातार वार्ता की प्राकृतिक खेती को लेकर शुरुआत से ही। साथ में जो भी कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अगर चाहे कि प्राकृतिक खेती में वो योगदान करना चाहता है तो वो जुड़े। तो इस आंदोलन में मतलब मल्टी स्टेक होल्डर भागीदारी हम लोगों ने प्रस्तावित की जब ये निर्माण इसका हुआ। तो अभी अगर आप देखें तो करीब 1300 लोग एज ए सदस्य इसके जुड़े हुए हैं, जिसमें से करीब 500 सिविल सोसाइटी हैं पूरे भारत में। और जैसा कि पवन भाई साहब बता रहे थे, 320 एक्टिव सिविल सोसाइटी हैं जो कि प्राकृतिक खेती को लेकर कार्य कर रही हैं। हमारे अलग अलग राज्यों में कुछ इकाइयां हैं जो राज्य स्तर पर संगठन बनाकर सघन प्राकृतिक खेती का मूवमेंट स्थापित करने का कार्य कर रही हैं। तो वो भी इसी तरह से सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, राज्य सरकार, रिसर्च संस्थाएं और इंडिविजुअल जो भी कोई व्यक्ति चैंपियन है, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं।
और हम लोगों ने लक्ष्य भी इस तरह से रखा है कि आने वाले 10 सालों में दो तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट स्थापित करने के लिए, आंदोलन स्थापित करने के लिए प्राकृतिक खेती में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। और हमको मूवमेंट दो तरह से कोई भी बिल्ड कर सकते हैं आप, या तो अ, आपके पास में मतलब एक महत्वपूर्ण मूवमेंट बिल्ड करने के लिए कि आपके पास में स्ट्रांग पार्टनरशिप होनी चाहिए। पार्टनरशिप किस तरह की? दो तरह की। एक तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और साथ में एक्सपर्ट संस्थाएं हैं। एक्सपर्ट संस्थाएं भी आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक आधार है। और साथ में आपको ऐसी संस्थाएं भी चाहिए जो कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद को बाजार तक पहुंचा सकें, या ऐसी संस्थाएं भी चाहिए जो इससे संबंधित अनुसंधान कर पाए। तो वो सब अगर आप देखें तो हम लोग राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर उनको शामिल कर रहे हैं, और साथ में चैंपियंस जो प्राकृतिक खेती को अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खुद की मतलब नॉलेज स्किल्स के साथ में खेत में स्थापित करें, इस तरह का कार्य। तो ये परिचय थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। तो इसके ऊपर अगर पवन सर अगर आप अनुरोध करें तो, आप अगर आदेश दें तो मैं प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करूं। बिल्कुल, यस प्रमेल जी, आप बिल्कुल शुरू करिए। तो साथियों, आज की जो वार्ता है वो प्री मानसून ड्राई सोइंग के ऊपर है। और मैं select ये मुझे शेयरिंग का ऑप्शन देंगे क्या? सेलेक्ट कैसे होगा ये विंडो? अच्छा हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया, है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्क्रीन मेरी आ रही है, दिख रही है कौन सर? जी आ गई है। जी सर, दिख रही है। ठीक है। तो ये एक आंध्र प्रदेश में एक पद्धति है जो प्री मानसून ड्राई सोइंग, पीएमडीएस। वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। जो वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश सरकार का, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। तो ये पहले तो हमको नेचुरल फार्मिंग में एक आप लोग सब लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, मैंने पवन सर की कविता भी सुनी है, और पूर्व में कुछ आपके कुछ कार्यक्रम को अटेंड भी किया है। तो एक समझ मुझे बनी है कि, और बहुत सारा जो स्नैक्स लैडर वाला जो कार्यक्रम है, वो जो टूल है उसका भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। तो हम लोग प्राकृतिक खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण है बात की, जो प्रकृति है, जो उससे सीखते हैं प्राकृतिक खेती में कि प्रकृति का क्या व्यवहार है। और प्रकृति चाहे हमें सिखाती है जंगल से, चाहे हमको सिखाती है सड़क के किनारे खड़े झाड़ियों और झुंड और पेड़ों से, चाहे खेत की मेड़ से। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भी पौधे हैं वो किसी भी मौसम में हरे रहते हैं, या वहां के नीचे की जो जो भी आच्छादन है वनस्पतिक, चाहे घास फूस है, वो सब किसी भी मौसम में हरा रहता है। तो यहाँ इसका मतलब है कि उस वहां पर नमी की भी कोई दिक्कत नहीं होती, और जो मृदा में उचित कार्बन है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और जो भी जंगल या झाड़ी या जो मेड़ के किनारे के वृक्ष हैं, उन उनमें जो पोषक तत्व हैं उनकी भूमि में,
उनकी सघनता का भी कोई मुद्दा नहीं होता। वो सब लोग अपने आप फल फूल रहे होते हैं। तो प्राकृतिक खेती में भी यही विज्ञान है कि कैसे हम जो प्रकृति का, एक तरह से आप ये देखें कि एक पूरी नकल है प्रकृति की, जो प्रकृति से हम लोग जो सीख सकते हैं, जंगल, सड़क, या सड़क के किनारे की झाड़ी, वृक्ष या मेड़, वो चीज है यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो एक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की एक समुचित उचित प्रणाली के साथ में पौधों के अंदर देखा जाता है। जैसे हम लोग, एक मनुष्य का शरीर हम जानते हैं कि स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा जितना वो अच्छे से अपने फेफड़ों में, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। प्रतीक जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, नहीं तो। हाँ, या धन्यवाद। ठीक है। तो जैसे मनुष्य, जो मैं कह रहा था कि जो पूरा का जो श्वास लेने का जो विज्ञान है, और पतंजलि में तो उसको बहुत बारीकी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी पौधों में एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रणाली है, जो हम लोग कभी खेती में, हम विज्ञान में पढ़ते जरूर थे बचपन में, लेकिन हमने उसको खेती में सही से अपनाया नहीं है, उसके महत्व को हमने समझा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊं इस स्लाइड को, जो नेचुरल फार्मिंग के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी पौधा प्राकृतिक रूप से जब प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसको हम सब जानते हैं कि तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आवश्यक हैं। उसको धूप, तापमान, गर्मी चाहिए, उसको हवा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको जल चाहिए, आर्द्रता, नमी चाहिए उसकी जड़ों को। तो ये तीनों चीजें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसी भी पौधे में करती हैं, जिससे उनमें भोजन का निर्माण होता है। और जो भोजन का निर्माण के लिए जो खनिज तत्व हैं, वो कैसे घुलनशील हों, और घुलनशील होकर मृदा में घुलनशील हों, और घुलनशील होके वो जड़ों को उपलब्ध हों, और जड़ें उनको ये जो भोजन में वो भी एक तरीके से उपलब्ध हों, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। तो जाइम और फ्लेम हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो ये उसी तरह से है जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में द्रव्य और ठोस पदार्थ हम लोग दोनों का ग्रहण करते हैं। तो एक हमारे शरीर की जो ताकत है वो निर्मित होती है, शरीर की वृद्धि होती है। उसी तरह से पौधों में है कि पौधों में हवा, वायु, जल और तापमान, इन तीनों के साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब होता क्या है कि जो पोषक तत्व हैं वो उसको जमीन से मिलते हैं। हम लोग बहुत सारे पोषक तत्व जो रसायन हैं खेती के व्यवहार में हम लोग डालते हैं। अब तो बहुत सारे केमिकल्स भी अलग अलग रिकमेंडेशंस के ऊपर हम लोग डालते हैं। हम लोगों ने पढ़ भी लिया है कि 17 तरह के पोषक तत्व होते हैं भूमि के अंदर। लेकिन इस विज्ञान को बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसमें जो मीठा द्रव्य, जो भोजन बनता है, उसका करीब 30 से 35% पौधों की जो बाहरी वृद्धि है उसमें खर्च होता है। जो पौधों की पत्ते, तने, इनके ऊपर खर्च होता है। और करीब 30 से 35% जो हिस्सा है वो जड़ों के निर्माण में खर्च होता है। जड़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ें बिल्कुल भूमि में जीवित जड़ें
असली स्वस्थ पौधा वही है जिसकी जड़ें भी, जिस तरह से तने की वृद्धि हुई है उसी तरह से जड़ों की, तने और पत्तियों की वृद्धि हुई है उसी तरह जड़ों की वृद्धि हो। तो आप ये देखोगे कि ये जो जड़ें हैं ये भी करीब 30 से 35% जो भोजन है और जो मीठा द्रव्य है जो पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत, वो भूमि में छोड़ते हैं। जब भूमि में छोड़ते हैं तो वह मीठा द्रव्य किसके लिए छोड़ते हैं? अपने अपने साथी जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए छोड़ते हैं, और सूक्ष्म जीव उसको पाकर आनंदित होते हैं। आप कोई भी पौधा अगर जड़ से उखाड़ते हैं तो आप देखते हैं कि जड़ों के आसपास में एक बहुत ही सघन रूप से मिट्टी होती है और एक अलग सी सुगंध होती है, और वहां पर का भी, नमी के साथ में मिट्टी के कणों का एक गुच्छा होता है जड़ के साथ में। तो एक स्पॉन्जी भी हम कहते हैं तकनीकी भाषा में कि स्पॉन्जी एक आवरण जड़ों के आसपास में निर्मित होता है। वो स्पॉन्जी जो आवरण कैसे बनता है, वो सूक्ष्म जीवी हैं, अनेक संख्या में जो सूक्ष्म जीव हैं जो मीठा द्रव्य जड़ें उत्सर्जित करती हैं तो उसके साथ में वह आते हैं, और या आप ये कहें कि पनपते हैं। जड़ें भी उसके साथ में, क्योंकि जब सूक्ष्म जीव आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी जो भूमि में खनिज तत्व हैं उन खनिज तत्वों को विघटित करके सोल्यूबल फॉर्म में पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं, और पौधे उस द्रव्य को जो जिसके अंदर खनिज तत्वों को भी विघटित किया है उसको ग्रहण करती हैं उसकी जड़ें, और पौधा फिर एक तरह से उचित वृद्धि करता है। तो ये पूरा विज्ञान है एक्चुअली। और जिस विज्ञान के को हम लोग ना समझकर हम लोग बाहरी पदार्थों को, बाहर से चीजों को, तत्वों को लाकर, जो घुलनशील जो रासायनिक तत्व हैं उनको डालकर खेती करते हैं। तो पीएमडीएस प्राकृतिक खेती के, अगर यहाँ पर मैं जल्दी से सिद्धांत के बारे में बातचीत करूं तो ये आप अगर देखें तो एक तो ये है कि पूरे 365 दिन मट्टी को ढक के रखें, कवर रखें मृदा को, और उसके अंदर जीवित जड़ों का एक सिद्धांत है जो, क्योंकि जीवित जड़ों का असली सिद्धांत है कि अगर जीवन, जो हम लोग कहते हैं कि धरती माता, और धरती माता जीवित है, तो जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर कुछ एक चक्र निर्मित हो, और चक्र निर्मित तब होगा जब उस पर वनस्पतिक आवरण होगा। और वनस्पतिक आवरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि वनस्पतिक आवरण के साथ ही पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे उससे वो अपनी जड़ों से जो द्रव्य है भोजन वो उत्सर्जित करेंगे, और वो वहां पर असंख्य सूक्ष्म जीव ग्रहित करेंगे। असंख्य सूक्ष्म जीव जब ग्रहित करेंगे तो वो एक जीवित मट्टी और जीवित जड़ों के साथ में जीवित मट्टी का निर्माण होगा। अलग अलग फसलें बोने की बात है, ये अलग अलग विविध फसलें, 15 से 20 तरह की फसलें एक खेत में, और उसमें साथ में पौधे बोने की भी बड़े जो पेड़ हैं उनको लगाने की बात है। और साथ में ये बात है कि जो फसल के अवशेष हैं उनके साथ उनको उनको भी खेत में हमको बना के रखना है, उनको जलाना नहीं है, और मट्टी को कम से कम मट्टी में जुताई करनी है। ये सिद्धांत आप लोग सब लोगों को पता भी है। और किसान अपना खुद का जो पारंपरिक बीज है उसका उपयोग करें, पशुओं को शामिल करें, और बायोस्टिमुलेंट जो हम जानते हैं, जो जीवन अमृत, बीज अमृत, मतलब एक ऐसा जो उत्प्रेरक, एक मट्टी के जीव विज्ञान को निर्मित करने वाला द्रव्य जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या तेजी से बढ़ा दे। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीवों की संख्या तेजी से बढ़ाने का काम, जैसे कि हम लोग दूध में जामुन डाल के दही बना देते हैं, उसी तरह से मट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने का काम हमको जैव विधि से करना है। उसके लिए बहुत सारे तत्व निर्माण हम लोग प्राकृतिक खेती में कराते हैं, चाहे जीवामृत है, वो बीज अमृत, जीवामृत, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और जो
जो भी बीमारियां लगें उनका भी प्रबंधन हम लोग जैविक बॉटनिकल जो बेस्ड कीट नियंत्रण से हमको करना चाहिए। और कोई भी हमको रसायन, कोई भी सिंथेटिक या वीडिसाइड हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये प्राकृतिक खेती के सिद्धांत हैं जो मैंने बताया अभी आपको। मुझे पता है कि आप सब लोग इसके ऊपर जानते भी होंगे। और पूरा जो शुरुआत मैंने चर्चा की थी वो ये था कि ये एक तरह से मिमिक्री है प्रकृति की नकल है, जो प्रकृति से हम सीख कर हम करते हैं। अब मैं आता हूं, एक मिनट, ये मेरा प्रेजेंटेशन क्यों नहीं मूव हो रहा है। हाँ, अब मैं आता हूं कि जो तकनीकी है जिस संदर्भ में आज की चर्चा है वो है प्री मानसून ड्राई सोइंग। इसकी बात क्यों आई? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे भारत में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं, गांव हैं जो पूरी तरह से वर्षा आधारित खेती के ऊपर निर्भर हैं। वहां पर जो वर्षा है बहुत कम होती है। तो ये जो साथी का फोटो आप देख रहे हैं ये विष्णु है, विष्णु वर्धन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश जो नेचुरल फार्मिंग है वहां पर नेचुरल फार्मिंग फेलो थे, बीएससी एग्रीकल्चर। और ये अनंतपुर एक जिला है जहां पर जो मिनिमम वर्षा है वो 400 से भी कम होती है। तो वहां पर ये जब गए तो उन्होंने कहा कि उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि ये यहाँ पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कैसे करें। तो ये जो तकनीकी है, ये पूरी की पूरी तकनीकी इन्होंने समझी कि कैसे हम जो वायुमंडल की आर्द्रता है उस आर्द्रता से हम मानसून, क्योंकि मानसून जो आता है वो भी बहुत कम वर्षा होती है मानसून में भी उस क्षेत्र में, तो उस वायुमंडल की आर्द्रता के साथ में विविध बीजों को और भूमि को ढककर अगर हम खेती करें तो जब मानसून भले कम भी मानसून आएगा तो जो विविध फसल है वह फसल आराम से सरवाइव कर जाएंगी। तो ये एक प्रक्रिया इन्होंने अपनाई और बहुत ही शानदार तरीके से इसके परिणाम मिले। ये 2018 की बात है और ये पूरे भारत में आज चर्चा का विषय है। इवन अभी जो हमारे माननीय विजय कुमार जी हैं ROSS के जो सेक्रेटरी साहब, उन्होंने अभी भारत सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में और जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वहां पर भी इसके प्रस्तुतिकरण दिए हैं। तो ये प्री मानसून सोइंग अगर आप देखें तो ये अभी हम लोगों के संदर्भ में जो मध्य सेंट्रल इंडिया है उसके संदर्भ में, तो मानसून हमारा आता है मध्य जून में। और मध्य जून के पहले ये मान के चलें कि जब हमारी फसल रबी की कट जाती है, रबी की फसल मार्च में कटना प्रारंभ हो जाती है, तो मार्च के बाद अधिकतर जो हम लोग बरसात की खेती के ऊपर हमारी खेती निर्भर है, या कुछ क्षेत्र राजस्थान या मध्य प्रदेश में ऐसा भी है जहां पर हम सिर्फ एक ही फसल हम वहां पर लेते हैं, वर्षा की फसल ही ले पाते हैं और उसके बाद हमारा खेत हमारा खाली रहता है। तो इस पद्धति से हम कैसे हम कृषि कर सकते हैं, ये हमको इस पद्धति ने करके सिखाया है। तो इसमें एक तो ये कि जैसे कुछ किसान ऐसे हैं जो कि खरीफ में धान की खेती करना चाहते हैं, धान की खेती करते ही हैं। प्रायर टू पैडी मेन क्रॉप इज खरीफ इरिगेटेड कंडीशन। तो उनकी जो खरीफ की जो फसल है उससे पूर्व उनका खेत खाली रहता है। और ये ऐसा बहुत देखा है हमने, मध्य प्रदेश राजस्थान में बहुत देखा है। और एक किसान ऐसे हैं हमारे जो ऐसी फसल लेते हैं जो कि आईडी मतलब हुआ कि इरिगेटेड एंड ड्राइड, दोनों तरह की फसलें लेते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जो कि शुष्क और सिंचित दोनों अवस्था की फसलें हैं। धान तो आप देखोगे शुष्क जब बरसात आती है तभी लगता है धान, लेकिन बाजरा
ज्वार, मकई, ये पहले भी लग सकता है। तो ये मुख्य क्रॉप जो किसान लेते हैं उनके साथ में कैसे यह पद्धति हो सकती है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो पीएमडीएस के प्लॉट हैं उनकी। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर इसको किसानों ने अपनाया है। तो इसमें जो मैंने कहा था कि बहुत तरह के बीजों का इस्तेमाल होता है। तो बीज की अगर आप ये देखें तो दालों के बीज हुए या तिलहन के बीज हुए या सुगंधित फसलें जैसे धनिया वगैरह के बीज हुए, या जो अनाज वाली फसलें हैं, मिलेट्स हैं, इनके ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके बीज हुए, या सब्जियों के बीज बैगन, टमाटर, भिंडी वगैरह, या पत्तियों वाली सब्जी, ठीक है, या जो चढ़ने वाली बेल वाली फसल, सब्जी, और हरी खाद वाली सब्जी, हरी खाद वाली फसलें, और कंद वाली फसलें। तो ये इस तरह के बहुत सारे अनेक, मतलब ये यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित भी किए हैं, मैं आपको से साझा भी कर दूंगा। और ये सब आप लोग जो कृषि क्षेत्र से हैं, आप इन सभी जो प्रमुख वर्गीकरण मैंने आपको साझा किया है, तो इन सब फसलों के बारे में आप जानते ही होंगे। तो इसको तरीका क्या है, कैसे शुरू करें पीएमडीएस? तो इसके लिए भूमि की तैयारी जो आप करते हैं, मानसून से पूर्व आप जुताई करते हैं, हल्की जुताई करते हैं, और आपको अलग अलग तरीके की फसल, मतलब जो बीज आपको लगाने हैं जो कि मट्टी के स्वास्थ्य को आपके बनाए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हर फसल का जो जड़ का व्यवहार है वो अलग है, तने का व्यवहार है अलग है। जड़ें भी अलग अलग तरीके की होती हैं, आप जानते हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, मूल जड़ें होती हैं, झकड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की। तो और सभी की जो व्यवहार है, मतलब कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, कोई और कुछ कार्य करती है, तो सभी जड़ का कार्य भी अलग अलग है। तो फिर हमको मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है जिससे कि मृदा की उर्वरता बढ़े। तो प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए, मतलब हमारी प्राकृतिक खेती में जो हम लोग करते हैं, वो सूक्ष्म जीव की मात्रा कैसे बढ़ जाए, तो उसका आवरण करना, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, इन सब चीजों का, तो ये मट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। और फसलों के जो अवशेष हैं उनका कैसे उपयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक आवरण के रूप में, जिससे कि वहां पर उनको, पौधों को पोषक तत्व भी मिले, और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको छाया भी उस पौधों के जो अवशेष है उससे मिले। तो ये दो बातें बताई मैंने कि कैसे करें, और साथ में क्या क्या बीज आप उपयोग करें। तो यहाँ पर मैं एक तेजी से आऊंगा, जो ये इसमें की मुख्य पद्धति है उसको बनाने से पहले या बताने से पहले कि आप क्या ना करें, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा किया था, इस पद्धति को समझा, और मैंने, आप ये देखें कि मैं एक स्लाइड ला रहा हूं लास्ट में, ये देखिए, ये एक बनखेड़ी के पास का एक गांव है, जहां पर मैंने करीब 1.5 वर्ष पहले एक प्रशिक्षण लिया, और मुझे ये समझ में आया कि हमको गर्मी में मानसून से पहले हमको ड्राई सोइंग करनी है। तो हमने अलग अलग बीजों को लिया, करीब 14-15 तरह के बीज अलग अलग, जो मैंने आपको बताए, चाहे दलहन के हों, तिलहन के हों, चाहे अनाज के हों, सब्जियों के हों। और हमारे कार्यकर्ता ने इसको मिला दिया सभी बीजों को, और हमने मट्टी और जीवामृत और गोबर, इनको मिलाकर, इन बीजों को सबको मिलाकर गोलियां बनाई, और इनका छिड़काव किया। तो इसमें हमको अप्रैल लास्ट में हमको बहुत कम सीड हमारा जमा। तो ये मैं इसके ऊपर आऊंगा बाद में कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है।
मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिशनर थोड़ा सा बना, मैंने खुद किया और फिर सीखा। तब मुझे इसमें इस तकनीकी में ज्यादा रुचि हुई कि नहीं, ये क्यों मेरा पीएमडीएस फेल हुआ। तो आंध्र प्रदेश में मैं गया और वहां पर जाकर मैंने सीखा कि सीड का जो पैलेटाइजेशन है, आवरण बनाने का, आवरण निर्माण करने का जो एक तकनीकी है, वो पूरी वैज्ञानिक तकनीकी है। कोई ऐसे ही सीड को अ, नहीं मिला मिला के, हम सभी सीड बीज को मिलाकर हमको मट्टी और जीवामृत और गोबर की गोलियां बनाकर हमको खेत में डालने से ये तकनीकी सफल नहीं होगी। तो उन्होंने हमको दिखाया, सिखाया, तभी मैंने इस तकनीकी को समझा और इसको लेकर थोड़ा सा ज्यादा बड़े स्तर पर पूरे एनसीएनएफ में कार्य करने का निर्णय लिया। और अभी एक रिसेंटली एक नेशनल लेवल का वेबिनार भी आरवाईएसएस के साथ में मिलकर किया। इसीलिए तो मैं आता हूँ सीधे इस तकनीकी के ऊपर, इसमें क्या 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 सामग्री की आवश्यकता है। तो एक तो बीज अमृतम की जरूरत है। बीज आप सब लोग जानते हैं बीज अमृतम के निर्माण को लेकर। और हमको चिकनी मिट्टी का पाउडर चाहिए, ठीक है। और हमको घन जीवामृत का पाउडर चाहिए, हमको राख चाहिए, हमको जूट का बोरा चाहिए, ठीक है। और हमको द्रव्य जीवामृतम या पानी चाहिए हमको, ठीक है, जो थोड़ा सा हल्का सा गीला करने के लिए। तो ये इनको हमको, अब क्या होता है कि जब गर्मी में आप बीज लगाते हो और बीज को अगर आपने कोई मोटे हैवी आवरण से आपने लेपित कर दिया और उसको सुखा दिया और उसको खेत में डाल दिया, तो बड़ी संभावना ये है। और जब बीज आपने मिला दिया, कई बीज मिला दिया, तो ऐसा हो सकता है कि बीज कोई जो जिसका सीड आवरण, जो बीज चोल कहते हैं, बीज चोल जिसका नरम हो, और वो धूप में जो आपने जो आवरण लगाया, उस आवरण की आर्द्रता से उसके अंदर कुछ क्रिया हुई और तेज गर्मी पड़ने के कारण वो सूख गया, ठीक है। या कोई छोटा बीज था, वो बीज उसके आवरण चोल में क्रिया हुई, नमी गई, उसके अंदर आर्द्रता गई, और वो जो मिलांकुर प्रांकुर ओपन होने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा बिल्ड हुई और तेज धूप के कारण सूख गया। तो इसलिए जो मैंने पहले आपको प्रस्तुतिकरण दिया, जो फोटो दिखाए, वो तकनीकी रूप से गलत थे, जो मेरा ही कार्य था। तो वो वहां पर हमको, हमारे किसान को सफलता मिली। यहां पर हम क्या बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सभी बीजों का अलग अलग आवरण करना है। मतलब बीजों को आपस में मिलाना नहीं है। आप अगर इसके अगली स्लाइड देखेंगे तो उसमें देखेंगे सभी जो बीज हैं, अगर यहाँ पर मुख्य क्रॉप है रेड ग्राम, ठीक है, तूर अगर मुख्य क्रॉप है, और उसके साथ में अरंडी है और सेम है और क्लस्टर बीन है, ये सब बाजरा है, तो ये इसके साथ में सहायक और फसलें हैं। क्योंकि हमको कई प्रकार की फसलें बोनी हैं, ये हमने पूर्व में ही बताया है, क्योंकि जड़ों का बहुत महत्वपूर्ण है, जड़ों का विज्ञान है, और साथ में हमारी आवश्यकता भी है। इसलिए हमको अलग अलग तरह के बीज लगाने हैं, लेकिन सारे बीजों का आवरण अलग अलग करना है, बीजों को मिलाना नहीं। पहली बात तो ये मैं यहाँ पर बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि बीज को हम जब वो ले लेंगे, आप बोरी एक ले लेंगे, तो बोरी पर जब आपने मान लीजिए कि कोई भी एक आपने बीज, उस पर बाजरे का बीज डाला, तो बाजरे का बीज जब आपने डाला, जितना आपको जरूरत है, मिक्स बीज का किसान को अंदाज रहता है कि अगर उसको 1 एकड़ में पीएमडीएस करना है, तो अगर 10 तरह के बीज लगाने हैं तो 10 तरह के कितने कितने बीज वो लगाएगा, किसान को अंदाज है। और सघन बीज लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन से बीज लगाना भी मुख्य महत्वपूर्ण है। इसमें साथ में मैं ये भी कहूंगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि बोरी में, जूट की बोरी में बीज को डाल के उसके ऊपर बीजामृतम का छिड़काव हाथ से करेगा।
बीजामृतम का छिड़काव करके फिर उस बोरी को ऐसे 2 लोग मिलके चलाएंगे, जिससे कि वो बीजामृतम उस बोरी के उस बीज के ऊपर आवृत हो जाए। उसके बाद जो क्ले पाउडर है उसको डालेंगे। क्ले पाउडर को भी फिर उसी तरह से घुमाएंगे कि वो उसके ऊपर आवरण क्ले पाउडर का लग जाए। थोड़ा सा क्ले पाउडर क्योंकि ड्राई है तो वो सूख भी जाएगा, बीजामृतम थोड़ा सा गीला है तो उसके ऊपर वो आवरण थोड़ा सा अच्छे से रोल आउट हो जाएगा, गोल गोल उसके ऊपर लग जाएगा आवरण। उसके बाद घनजीवामृतम का पाउडर लगाएं। घनजीवामृतम ये बीज के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा भी है कि आप लोग करीब लगभग 5 से 10 किलो घनजीवामृतम 10 किलो बीज के लिए चाहिए होता है। इसी तरह से क्ले पाउडर 20 किलो क्ले पाउडर चाहिए होता है 10 किलो बीज के लिए। फिर उसके बाद जो है घनजीवामृतम लगा दिया आपने, उसके बाद एक आवरण और आपको लगाना है राख का। राख बहुत आपको पता है राख की महत्वता। तो ये इस तरह से अगर आप देखें तो 4 आवरण आपके लग गए। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि हल्का सा, जब राख के आवरण के बाद में फिर हल्का सा जो द्रव्य जीवामृतम या पानी का हल्का सा छिड़काव करना है। और फिर ये प्रक्रिया करीब आपको 10 से 15 बार करनी है इस तरह से आवरण की, बीज के आवरण की। और 10 से 15 बार जब ये बीज का आवरण की आप प्रक्रिया करेंगे तो देखेंगे बीज साइज में काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप अलग अलग बीज रखे हैं और इस बीज को फिर आपको खेत में लगाना है। लाइन से लगाएं या कुछ बीज जो मुख्य फसल का बीज है उसको लाइन से लगाएं, बाकी के बीज को आप छिड़काव कर दें। वो किसान आप सब लोग जानते हैं इस बात को लेकर। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं और इसके जो लाभ हैं इसके मैं या लाभ मैं बाद में बताऊं या अभी बता दो पवन सर, या आपके प्रश्न जी प्रवीण जी है? हाँ, नहीं अभी एक लाभ आप बता दीजिए और फिर हम ओपन सेशन करके प्रश्न ले लेंगे, क्योंकि प्रश्न नहीं होगा तो एक केस स्टडी आप बता सकते हैं कि किसान आंध्र प्रदेश का उसने किया तो उसको क्या हुआ, उसको कितना फायदा हुआ या उसके क्या एक्सपीरियंस रहे, ऐसा भी बता सकते हैं। मैं ये बता देता हूँ कि जो है अर्ध शुष्क वर्षा आधारित क्षेत्रों के किसानों को यह विश्वास होता है कि वह एक वर्ष में केवल एक फसल नहीं ले सकते बल्कि 3 फसलें ले सकते हैं। होता क्या है, अगर आप देखें कि जो हमारे अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर किसान की मन में यही धारणा है या परत रहती है उसकी भूमि, सिर्फ एक फसल वो ले पाता है। लेकिन पीएमडीएस की पद्धति अगर तकनीकी रूप से करता है तो वो 3 फसलें भी ले सकता है, पूरे साल भर वो यहाँ से फसलें ले सकता है। और खेत में एक जो फसल जैव विविधता है 10-15 फसलों के कारण वो शानदार तरीके से बन जाती है और 365 दिन तक उसकी फसल एकदम ग्रीन रहती है। मैं एक वीडियो भी दिखाता हूं, ठीक है, वीडियो से मुझे लग रहा है कि ज्यादा और आपको स्पष्टता आएगी। तो और इसके अलावा यह मिट्टी की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार करता है, शुष्क अवधि को घटाता है और शुष्क अवधि बाढ़ चक्रवात कोई भी जो ऐसा जो जलवायु से संबंधित जोखिम है जो शुरुआत में मैंने चर्चा की थी उसको भी यह उससे भी निपटने में फसल को ताकत देता है, लचीलापन देता है। और भोजन जो भी इससे जो भी उत्पादन होता है फसलों का वो बहुत ही बेहतर पोषण में होता है, बहुत ही अच्छे स्वाद में होता है। ये सब हम किसान भाई जानते भी हैं इस चीज को लेकर। चारे की उपलब्धता भी बनती है, क्योंकि अगर आप देखें कि आप जो भी अगर आप बुआई करते हैं तो उससे वनस्पति जो आती है उसको पौधों के लिए वो आपके पशुओं के लिए भी उपलब्ध रहती है और बंजर भूमि जो है पुनः जीवित हो जाती है। एक चीज और मैं बताऊंगा क्वेश्चंस क्योंकि उसके ऊपर रहते हैं कि अगर बहुत तापमान है तो क्या हमको बुआई करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो साथियों हमेशा ध्यान रखिए कि 3
अनुभव हैं जो मैंने खुद अर्जित किए हैं, और इसके ऊपर सवाल भी जब इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे किए थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पीएमडीएस की बुवाई जब भी करें तो किसान 3 बातों का ध्यान रखें कि उस समय भूमि में नमी कितनी है। नमी आपको पता चल जाएगी कितने इंच पर नमी है, खोद के आप देखोगे आपकी मिट्टी की। दूसरा, तापमान, गर्मी कितनी है, कितना दिन का तापमान कितना जाता है, ठीक है। तीसरा, आच्छादन, फसल का अवशेष, जो पूर्व में भी मैंने चर्चा की थी, इसकी उपलब्धता कितनी है। तो अगर तीनों चीजों की आपके पास में समझ है, अगर आपको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा तापमान है और अभी हम बुआई करेंगे तो, और खेत बहुत शुष्क है मेरा, तो वो क्या पता इतना आवरण लगाने के बाद में भी वो बीज खराब हो जाए, इसकी संभावना है। और मेरे पास क्योंकि फसल अवशेष नहीं है कि जो बीज के ऊपर मैं लगा दूं, तो आप थोड़ा रुक जाइए, तापमान थोड़ा सा कम होने दीजिए, क्योंकि जो वर्षा आधारित बुआई है वो भी किसान जब ठीक ठाक बरसात खेत में आ जाती है, नमी जब बन जाती है, तब ही बुआई किसान करता है। तो इसका मतलब बुआई जो है, फसल की बुआई चाहे धान की रोपा है 15 जुलाई के बाद ही होता है। धान का छीटना भी हो तो 15 जुलाई के बाद ही होता है। और बाकी जो फसल है, जो मक्का, बाजरा, ज्वार, ये भी उसके बाद ही लगाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के जब सबसे पहली बार आप बुआई कर रहे हैं, खेत को आप पुनर्जीवित कर रहे हैं, बंजर भूमि को, तो आप ये देखें कि आपको 45 दिन का करीब एक तरह से पहले बोने का, शुष्क अवधि में बोने का, मानसून से पूर्व बोने का, आपको कम से कम 45 दिन का औसत आपको मान के चलना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम जबरदस्त गर्मी में बो दें। तो अगर आप जुलाई में बोते हैं तो इसका मतलब अगर आपने मई के प्रारंभ में बो दिया और 15 जुलाई के बाद आप वैसे बुआई करते हैं धान वगैरह की, तो मई के प्रारंभ में बोया तो आप और इस अभी आपके पास 10 दिन है तैयारी करने में, तो वो आपके लिए जोखिम कम होगा। और जहां पर बहुत शुष्क है, बहुत सूखा है, वहां पर आप उसका वनस्पतिक आवरण आप आच्छादन लगा देंगे। तो ये कुछ केस स्टडी हैं, हालांकि अलग अलग परिदृश्य में है ये। मैं ये वीडियो आपको शो करना चाहूंगा, कैसे होता है वीडियो शो इसमें प्रेजेंटेशन फॉर्म में। एक मिनट। एक मिनट। तो मेरे ख्याल में काफी वक्त हो गया है, हम लोग ओपन कर सकते हैं। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरे से पवन सर, कुछ मैं भी तकनीकी रूप से थोड़ा सा। आप लिंक एक भेज देना मिनट, मुझे, तो हाँ मैं मैं भेज शेयर दूंगा, कर लूंगा इसको, देख भी लेंगे हम इसको। मैं भेज तो दूंगा वो और तो मैं सबसे पहले इसको, इस पद्धति को, इसकी वैज्ञानिकता को समझने के लिए और इसमें अपने कमेंट्स देने के लिए मैं डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, जो कि केवी के बालाघाट में है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और आपके उनके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके इस पद्धति के बारे में आपको जानकारी थी या नहीं थी, तो इसके बारे में आप बताएंगे। यार भैया पहले मेरे को मैं दर्शन करा देता हूँ ओमकारेश्वर में सब लोगों को, फिर कमेंट करिए। 2 मिनट के अंदर मैं दर्शन करा देता हूँ सबको। अच्छा, कराइए कराइए, अगर हाँ बस नर्मदे यार, बस भैया अपना कार्यक्रम चालू रखिए अब। जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, प्रदीप जी। सो डॉक्टर राउत, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, एक एक करके जो भी प्रश्न अगर हैं सदन के, तो वो एक एक करके हैंड रेज करें और अपनी बात पूछें। कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कृपया करके अपनी बात रखें और इसको फिर हम आगे चलाते हैं कार्यक्रम को। जी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, हमें नई नई आसनों का अभ्यास कराया गया और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी वो भी बहुत अच्छी है। मेरा प्रश्न केवल नर्मदांचल यानी नर्मदापुरम, हरदा और ये जहाँ पर जो सघन खेती हो रही है उससे संबंधित है, उसमें इसका उपयोग कैसे किया जाए। ये जो अभी बात हुई है ये शुष्क खेती की हुई है, पर यहाँ पर हम उसका उपयोग कैसे करें। जी हो। मैं क्योंकि जैसे यहाँ पर गेहूं, धान, मूंग लगातार मतलब ये बोई जा रही है। हाँ, नर्मदापुरम से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और मैंने काफ़ी काम किया है। तो यहाँ पर तो मतलब 2018 में जो मूंग की खेती, जो गर्मी की मूंग की खेती थी करीब 80,000 हेक्टेयर थी, जो पिछले 4 सालों में पाँच सालों में अभी करीब 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है। और गर्मी की जो फसल खेत खाली रहता था उसकी जगह किसान एकल गर्मी की मूंग करने लगे हैं। पानी है नर्मदा मैया की कृपा से, और उसमें 5 बार रसायन का इस्तेमाल करते हैं। और वो पहले तो करते हैं जल्दी जमने के लिए, फिर बाद में एक रसायन करते हैं कि जल्दी पक जाए, जिससे उनका धान की बुआई हो जाए, उनकी तीनों फसल लेते हैं। तो देखिए आपने बहुत सही बात है, ये असंतुलन कर रहे हैं वो पूरे के पूरे किसान, प्राकृतिक असंतुलन। और जबरदस्त मूंग की फसल जो प्राकृतिक प्रक्रिया स्वरूप जो हम लोग लेते थे, उसकी जगह वो रसायन आधारित खेती करने लगे हैं। जो पहले डॉक्टर्स भी हमको मूंग की बीमारी में मूंग की दाल खाने को कहते थे, अभी तो हमारे इस क्षेत्र की तीनों हमारे जो जिले हैं पड़ोसी मेरे, उनकी मूंग की दाल खाना ही बिल्कुल अनुचित है। हम बार बार भोपाल में ही कहते रहते हैं कि ये जो दाल अभी आ रही है ये तो अत्यंत हानिकारक दाल है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो इनको अब यही हमको बात करना है कि मिश्रित फसल कैसे करें। रबी में हम मिश्रित फसल के ऊपर ले जाएं। बाकी किसान बहुत होशियार हैं, ठीक है, सुनेंगे नहीं आपकी बात, ठीक है। तो मैं इनको पीएमडीएस के लिए तो बिल्कुल भी पीएमडीएस की जरूरत ही नहीं है वो। और क्योंकि उनके पास पानी है, नर्मदा मैया की कृपा से पानी है, तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं कि आप इस तरह से करें। ये जो मैंने किया है वो उस क्षेत्र में किया, ये बनखेड़ी में, जहां पर नर्मदापुरम का ही है बनखेड़ी ब्लॉक, जहां पर आदिवासी क्षेत्र में धड़ाव पड़ाव, आप जानते हो गांव है, बनखेड़ी में आखिरी गांव है। वहां पर पानी कुछ क्षेत्रों में है ही नहीं, कुछ कुछ जमीनों पर बिल्कुल शुष्क जमीनें हैं, वहां पर किया। नहीं तो वहां भी मूंग लगा देते अगर पानी होता तो, ठीक है। तो मिश्रित फसल की बात करें सिर्फ आप उनसे, मैं तो यही कहूंगा, और कुछ उनको ज्ञान ना दें, वो उपयोगी ही नहीं होगा। हाँ, वो ज्ञान मानते ही नहीं। नहीं 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 मानेंगे। उनसे आप ये कहें मिश्रित फसल करें, लाइन सोइंग करें, ये कहें आप बस, ठीक है। तो ये तकनीकी वहां के लिए है जहां पर खेत खाली पड़े रहते हैं। सर एक और प्रश्न है। हाँ। कि जैसे हम लोग अभी पूना से हम लोगों ने एक प्रशिक्षण लिया है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, वर्टिसिलियम है और दूसरे सूक्ष्म जीव बढ़ा करके, क्या हम अपने इन जीवों की संख्या बढ़ा करके इन जैसे नर्मदापुरम के जो क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा रसायन और इसका उपयोग हो रहा है, उसके माध्यम से कुछ जमीन को सुधार सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सुधार सकते हैं जमीन को, क्यों नहीं। जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है वो उचित है, जिसमें आपको सूक्ष्म जीवों, अलग अलग सूक्ष्म जीवों को निर्मित करने की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म जीवों के अलग अलग महत्व हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बताते हैं। तो वो अच्छा है, आप करें, उसको अपनाएं, बहुत बढ़िया।
हालांकि प्राकृतिक खेती में हम लोग प्राकृतिक तरीके से सूक्ष्म जीवों के निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा विज्ञान बताता है, कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी ठीक बताता है। वो जो भी आप बनाएं, आप अच्छा है, यूज करें। सर जी जी धन्यवाद रमेश महाराज, प्रमेल जी। डॉक्टर राउत, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं? हेलो, उनकी आवाज नहीं आ रही है कोई अभी भी। हाँ जी 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 जी, रोशन लाल जी बताइए। जी सर बीच में जुड़ नहीं पाया था, थोड़ा सा जुड़ा तो मैं तो दूसरे काम लग गया था, तो डॉक्टर साहब की बात मैं सुन नहीं पाया। क्योंकि ये जो पद्धति है निश्चित रूप से ड्राई सोइंग बहुत बढ़िया है, और ड्राई एरियाज के लिए जहाँ पर बारिश मतलब पानी की समस्या है, कई तरह की चीजें हैं, हम कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे प्राकृतिक खेती के लिए बहुत अच्छा वो विकल्प है। और जहाँ हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते से कहीं ना कहीं हमें उन पद्धतियों पर आना पड़ेगा जिसमें कंजर्वेशन की ओर ले जाती है। और ये इसमें एक होता है कि हमारा वाटर रिसोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना पहले अगर हम ड्राई सोइंग करते हैं तो हमारा जो पानी अंदर ज़्यादा पर्कुलेट होगा, और हमारी सॉइल की कंडीशन, हमारा जो वाटर टेबल है वो अच्छा होगा, सॉइल इरोजन कम होगा, कई तरह के फायदे इससे होंगे। तो निश्चित रूप से मैं पूरा सर की बात नहीं सुन पाया, और मैं अभी आपने आवाज़ दी, फिर मुझे बच्चे बताया कि पापा आपने मोबाइल इधर छोड़ रखा है, कुछ दूसरे काम में लग गया था। सॉरी, बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे सुनना जी सर। राउत सर, जी जी सर जी, पवन सर से आप सवाल पूछ लेंगे कि भी आप म्यूट हो गई हैं कल्पना जी, आप पवन सर ने राउत सर ने सर राउत सर जी, पवन सर जी ने ये सवाल किया था, जो मुख्य अतिथि है वो, कि बीज तैयार कर रहे हैं तो वो पद्धतियों के बारे में आपको पूछा गया था कि आप जानते हैं क्या उस पद्धति को, जो बीज तैयार करके लगाते हैं, जो बीजों को मतलब जीवामृत, घन जीवामृत सब डाल के जो विधि बताई सर ने, वो विधि के बारे में आपको जानना चाह रहे थे पवन सर जी। जी सर जी, जी धन्यवाद। जीवामृत से हम बीज उपचार करते हैं, और ये अच्छी प्रक्रिया है। और ये नेशनल जो मतलब अभी प्राकृतिक खेती का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सब जगह सब हम सभी को यही जो जीवामृत से बीज उपचार करने की सलाह देते हैं। तो ये अभी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसमें आगे बढ़ा रही काम, तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा की होगी, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया जी। कोई बात नहीं, रोशन लाल जी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और फिर अलग से भी मैं वो कर लूंगा। साथ में बन्ने सिंह जी का भी प्रश्न है, तो वो भी अपनी बात कहें। रमेशन मेहरा जी, आपका अगर प्रश्न हो गया होगा तो आप हैंड को जो रेज्ड है वो डाउन कर लीजिएगा, और बन्ने सिंह जी आप अपनी बात कहिए। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर भट्ट के पास भी आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सीड की जो वो है ना, सीड का जो बिहेवियर है इस नए पद्धति में, जब इसको एक पैलेटाइजेशन कर रहे हैं, और एक तरीका है था कि हम इसको डायरेक्ट सोइंग कर रहे थे, एक तरीका है कि अब हम इसको पैलेटाइजेशन कर रहे हैं, और इसके फायदे भी उसमें नजर आ रहे हैं। तो विशेषकर कि आपके जो रेन फेड एरियाज हैं, तो ये पद्धति अपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कितनी कारगर रहेगी? क्या ये पद्धति पूरे रेन फेड एरियाज के लिए कारगर है, या ये केवल प्लेन्स एरियाज के लिए है? इसके बारे में भी मेरा भी प्रश्न प्रमेल जी से भी है, तो इस पर भी आप अपनी बात कह दीजिए, फिर हम प्रश्न बन्ने सिंह जी से और फिर डॉक्टर भट्ट से भी लेंगे इसमें। ये पद्धति कहीं भी कारगर है जहां पर हमारा खेत खाली रहता है, और खेत खाली इसलिए रहता है क्योंकि हमारे पास में उचित सिंचाई की सुविधा नहीं है, या हमारे उस क्षेत्र में जो भूमिगत जल स्तर है काफी नीचे पहुंच गया है, या जो औसत वर्षा है, मानसून की जो औसत वर्षा है वो भी, बरसात भी बहुत कम है।
तो आप किसी भी जगह पर ले सकते हैं इसको, इस पद्धति को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो इरिगेटेड एरिया है जहाँ पर किसान का व्यवहार जो है बिल्कुल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वाला है, तो वहाँ पर हम प्रयास ना करें, क्योंकि हर जगह पर व्यवहार परिवर्तन होने का एक समय होता है, उसका वहाँ का कॉन्टेक्स्ट होता है, चुनौतियाँ होती हैं जिसके कारण लोग व्यवहार परिवर्तित करते हैं। लेकिन जो भी हम कार्यकर्ता हैं, हमें ये महत्वपूर्ण है समझना कि जहाँ पर अवसर है, इसका मतलब वहाँ पर खेत खाली रहते हैं और वर्षा के ऊपर आधारित खेती करते हैं, या भूमिगत जल बहुत कम है, तो वहां पर हमको ये शुष्क खेती हमको प्रोत्साहित करनी चाहिए। और जो आवरण की बात है, पैलेटाइजेशन की बात है, ये तो मैं पहले कर चुका हूं कि यहाँ पर दोनों बातें हैं। पैलेटाइजेशन होने से सीड को कोई नुकसान नहीं होता। तापमान अधिक होने से या पक्षियों से, चिड़ियों से, या कोई इस तरह की प्रक्रिया जिसमें वो ज्यादा तापमान के कारण बीज तड़क जाए, खराब हो जाए, उसका बीज चूल खराब हो जाए, ये सब कुछ भी नुकसान नहीं होता। ठीक है। और आवरण होने से क्या होता है कि उसको एक बीज का पूरा विज्ञान जो हम लोग पूरा अभी डिस्कशंस कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह सब में, ये जो बीज को हम लोग, बीज जो ट्रीटमेंट है वो उसका उद्देश्य क्या होता है प्रकृति खेती में। बीज का ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये है कि जब बीज से मूलांकुर और प्रांकुर बाहर आए, तो मूलांकुर के लिए एक स्पॉन्जी, एक सुखद स्थिति उस बीज के आसपास में हो, जो प्रकृति खेती का विज्ञान कहता है। क्यों हो? जैसे आप देखिए, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में बढ़िया जो सबसे अच्छा जो मुलायम कॉटन का कपड़ा है, उस कपड़े को में लपेटती है बच्चे को, कि बच्चे बिल्कुल सुखद स्थिति में रहे, और उसको माँ की छाती से लगा के उसका दूध पिलाती है। उस दूध में भी संपूर्ण पोषण होते हैं। उसी तरह से जब बीज का मूलांकुर बाहर आता है, तो यह बहुत आवश्यक है कि वहां के आसपास का जो बीज के आसपास का जो आवरण है, या जो स्थिति है, वो भी बिल्कुल आरामदायक स्पॉन्जी होनी चाहिए। तो ये जो हम आवरण करते हैं जिसमें बीजामृत, जीवामृत लगाते हैं, ये क्या करता है कि वहां पर 4-5 दिन पहले जब मूलांकुर निकलेगा, उससे पूर्व में ये वहां पर सूक्ष्म जीव अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। एक साथ सूक्ष्म जीव बढ़ाते हैं अपनी संख्या, तो नमी भी ले आते हैं। सूक्ष्म जीवों को नमी भी चाहिए क्योंकि जीवित हैं वो। तो वो एक तरह से वो फिर एक स्पॉन्जी एक संरचना बना देते हैं बीज के पास में। तो जैसे ही मूल निकला बीज चोल को चीर के, ठीक है, तो मूल एक अच्छी सुखद अवस्था में आ जाता है, तो प्रांकुर ऊपर निकल जाता है। तो वो पौधा शुरुआत में तो जो बीज पत्र हैं, बीज पत्र से भोजन लेता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार हम बीज लगाते हैं और बीज पत्र सूखता है और पौधा भी सूख जाता है। क्यों? बीज पत्र सूखने के साथ पौधा इसलिए सूख जाता है क्योंकि जो जड़ें हैं उनकी, या तो हमने रसायन नीचे डाल के बोई है, तो उनको रसायन शुरुआत में जड़ों के संपर्क में आ गया, तो वो रसायन का व्यवहार तो कर नहीं पाती। अब छोटे बच्चे को आप एक पुरुष वाला खाना तो खिला नहीं सकते, या महिला वाला खाना तो बच्चा तो खा ही नहीं सकता। तो जो शुरुआती जो जड़ें हैं, जो मूल गोप हैं उसके, जिनको एक बहुत ही आरामदायक स्थिति चाहिए, वो प्रकृति खेती का विज्ञान ये कहता है कि जो जीवामृत, बीजामृत, इसके जब उपचार से करते हैं, तो वहां पर वो एक गुच्छा एक सूक्ष्म जीवों का बना लेता है, नमी बना लेता है, और पौधा वो जड़ें वो तेजी से फिर उसमें वृद्धि करके बढ़ जाती हैं। तो मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग इस बात से समझे होंगे और सहमत होंगे कि प्राकृतिक खेती का विज्ञान क्या है बीज उपचार को लेकर। जी 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 प्रमेल जी, धन्यवाद। बहुत ही गूढ़ बात है। ये एक माहौल
कैसे पैदा हो, जब ये उसका अंकुरण होगा, उसका एक माहौल बना करके देना है। और मुझे लगता है बात सारी माहौल की ही है। वो माहौल जिसको हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक बीज जब निकल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, प्रकृति आधारित पर्यावरण उसको दे रहा है, तो एक सुगंध उसको होगा और तभी उसकी ग्रोथ हो पाएगी। ये मानव के लिए भी यही चीज है, जहाँ पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा वहीं पर उसका अच्छी तरह से विकास भी होगा। तो मैं अब बन्ने सिंह जी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। बन्ने सिंह जी, आप अपनी बात करिएगा। जी जी, सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम सर, सभी परिवार को। प्रदीप राव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप वीडियो ऑन करिए लेकिन अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, सॉरी। हाँ जी, बस बस आप फोटो दिखाते रहिए। बन्ने सिंह जी, आप बोलिए। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि, उनसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे आपने जो सूखे में बिजाई करने की, खेती करने की बात की है बिन बारिश में, तो उसमें हाथ से चुपाई करने वाला ही पद्धति वो सक्सेस हो सकती है। जैसे हम ट्रैक्टर से सीडील चलाते हैं तो उसमें मिट्टी में बड़े बड़े ढक्कल रहेंगे, तो उससे हम कैसे सफल हो सकते हैं। एक विषय तो ये है मेरा। दूसरा विषय है कि प्रकृति विज्ञान के अनुसार मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व होना चाहिए तो अपनी फसल पूर्ण हो सकती है। तीसरा एक और विषय है कि हमारी धरती माँ कितने फीट तक जल को स्टोर करने की क्षमता रखती है। ये तीनों प्रश्न पर आप फोकस डालिए। जी हाँ, तो ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका, सॉरी, मैं पहला प्रश्न एक बार फिर से पूछेंगे, आपने क्या पूछा था? बिन बारिश के अपन बुआई करेंगे तो जैसे हाथ से चुपाई करने वाली है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये पूरी खेती जो है छोटे किसानों के लिए है, हाथ से बुआई वो उनके लिए है। और ट्रैक्टर से वैसे भी हम प्राकृतिक खेती में ट्रैक्टर की बात कम से कम करते हैं। मिनिमम टिलेज आपने देखा होगा का सिद्धांत, जो शुरू में मैंने बताया था। तो और देश में 86% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी हमारी चुनौती यही हो रही है कि हमारे बाजार ने हर कृषक को मशीन आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। प्राकृतिक खेती में बिल्कुल ही हम, और जो मार्जिनल फार्मर हैं जिनकी जमीन 2.5 एकड़ से कम है, उनकी संख्या करीब 60% है हमारे देश में। आप उनको ही लक्षित बनाकर काम कीजिए, जो अभी भी बैलों के ऊपर जिनकी खेती ज्यादा आश्रित है। ट्रैक्टर वाला खेतों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ आप प्रयास भी मत कीजिए, जो ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, सीडल से बुआई करते हैं, ठीक है। यहाँ से बुआई होगी, क्योंकि ये जितने भी आपने पैलेटाइज किया है, आवरण लगाया है, वो सब बेकार हो जाएंगे सीडल में आप डालोगे उसको तो, ठीक है। दूसरा, ये सूक्ष्म तत्व, ये हम लोग प्राकृतिक खेती में हम ये मान के चल रहे हैं भी बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों का विज्ञान हम लोग यहाँ पर महत्व देते हैं सूक्ष्म जीवों को। पोषक तत्व तो जितने हैं, मुख्य रूप से जो विज्ञान हमारा बताता है 17-18 पोषक तत्व, इन्हीं की बात हम लोग भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुख्य रूप से ये बात होती है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या कैसे बढ़ाएं खेत में। जो बायोस्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके द्वारा एक कैटलिक रोल करके जब सूक्ष्म जीव होंगे तो हमारी भूमि में असंख्य खनिज हैं, बहुत खनिज हैं। मतलब खनिज टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, खनिज का भंडार है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खनिज का जो भंडार है उसका विघटन कैसे हो, वो सोल्यूबल फॉर्म में उपलब्ध कैसे हो पौधों के लिए, वो सूक्ष्मजीव ही करते हैं, ठीक है। तो वो विज्ञान हमको समझकर उसी को प्रोत्साहित करना है। बाकी हम प्राकृतिक खेती में हम सॉइल टेस्ट की भी बात नहीं करते, ठीक है। माननीय आचार्य देवव्रत जी को आपने सुना होगा, ठीक है, राज्यपाल गवर्नर हैं अपने गुजरात के। वो सॉइल टेस्ट की भी अनुशंसा नहीं करते, बिल्कुल जरूरत ही नहीं आपको जाने। अगर आप ये जानते हैं कि सूक्ष्मजीव और नमी हम कैसे हम अपने खेत की बनाते हैं, जो अलग अलग जो सिद्धांत हैं उसके साथ में, तब आपको पोषक तत्व समझने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, जो हम बीएससी एग्रीकल्चर हम लोग हैं, पढ़ के हमने पढ़ाई हुई है, हम लोग वही बातचीत करते हैं। हम तो ये पढ़ते थे, हमने जब बीएससी जी की 94 में,
तब हमने तो ये पढ़ा था कि बीज नया लगाओगे 20% उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, संतुलित खाद की बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, और फार्म मशीन की बात हमने पढ़ी थी, तो इसलिए दिक्कत हुआ। दूसरी बात यह कि जो आप भूमि की जल धारण क्षमता की बात आप कर रहे हैं, भूमि की जल धारण क्षमता, हर भूमि की जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम अलग अलग पौधों की हम लोग वकालत कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। तो अलग अलग प्रकार के हम पौधे इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप तूर लगा रहे हैं तो तूर की मूसला जड़ है वो काफी गहरी जाएगी। ठीक है, बाजरा मक्का की अपस्तानिक जड़ है। ठीक है, तो ये सब जड़ें जो है भूमि में जाकर सूक्ष्म जीवों के साथ में प्राकृतिक खेती से नमी को भी होल्ड करेंगी, नमी को संरक्षित रखेंगी, वो इसीलिए है। तो मतलब ऐसा, और पेड़ों की भी बात कर रहे हैं साथ में हम लोग, जो फल समुदाय के वृक्ष हैं या कोई भी ऐसे वृक्ष जो मेड़ के किनारे लग सकते हैं, उनकी भी प्राकृतिक खेती में बातचीत कर रहे हैं। अभी तो भारत सरकार जो है ग्रीन क्रेडिट की भी बात कर रही है, जिसमें आप जितना वृक्ष लगाएंगे अपने खेत में और प्लस मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो आप, और प्लस पशुओं को आप जोड़ेंगे, तो भविष्य में वो भी योजना है कि आपके क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इन सब काम से आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। मतलब ये सब वृक्ष और मिश्रित फसल, ये जब नीचे भूमि में ज्यादा जड़ें हो गई तो नमी तो संरक्षित रखती हैं, लेकिन पौधे जो शुरू में मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो भूमि में उसको स्थिरीकरण करते हैं। तो कार्बन का उत्सर्जन वायुमंडल में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ पौधे ही धरती पर ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस से कार्बन का स्थिरीकरण भूमि में करते हैं। ठीक है, तो नमी होगी और कार्बन का स्थिरीकरण होगा, और पोषक तत्व जो घुलनशील हैं उनको घुलनशील मात्रा में बढ़ाएंगे। तो ये विज्ञान है प्राकृतिक खेती का। इसको आप, जो हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में नमी कितनी है, भूमि में जल स्तर, उस सबसे नहीं देखते, क्योंकि हमें तो शुष्क भूमि में भी हम खेती करने की वकालत करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल साथी का? जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रमेल जी। और किसी का हैंड रेज्ड है कि बात करना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर भट्ट आप अपनी बात करिएगा, आपने हैंड रेज किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि अभी भी लोगों का जो कंफ्यूजन है वो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेके। तो जो और दूसरा ये कि एक अभी जो लोगों की मानसिकता है वो, मैं इसको एनपीके मेंटालिटी कहता हूँ। तो ये, इससे हम अभी बाहर नहीं आ पाए। तीसरा एक चीज है कि जो प्राकृतिक खेती में क्या जो इनपुट्स हैं, इनको हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं भी ये नहीं देखा कि इनको अलाउ किया गया है। लेकिन क्या इन, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, या फिर जैसे अभी हमारे क्या नाम, इन्होंने कहा था कि वो ट्राइकोडर्मा और ये सब चीजें, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, और दूसरा एक और प्रश्न है कि वो किस तरह से जो इंडिविजुअल है वो इसमें मेंबरशिप ले सकता है, वो उसके बारे में भी थोड़ा आप बता दें। ठीक है, एक तो ये कि आप काफी बड़ा सवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर एक अलग से चर्चा चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, और प्राकृतिक खेती अभी क्यों प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है। भारत सरकार ने कृषि विभाग में एक अपना एक अलग से एक यूनिट भी स्थापित किया है, और अभी आप देख रहे हैं अलग अलग जो पार्टियां उनकी मैनिफेस्टो में भी आ रहे हैं। जो
ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती भी अच्छी है, ऑर्गेनिक खेती को मैं गलत नहीं कहता, ठीक है, लेट्स मैनी फ्लावर ब्लूम, पर्माकल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर, सजीव खेती, जो भी आप, जीवित खेती, मिश्रित खेती, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सभी खेती जो भी बताई जा रही है सभी खेती अच्छी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो खेती को प्रमोट कर रहा है, जो प्रैक्टिशनर या जो हमारे आप जैसे लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को चलाते हैं, संचालित करते हैं, उसकी समझ क्या है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आर्गुमेंट क्या हैं उसको लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को हमने खुद खराब कर दिया। हमने खुद खराब कैसे कर दिया? ऑर्गेनिक खेती में था कि कोई केमिकल यूज नहीं होगा, कोई सीड जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं यूज होगा, देसी सीड यूज होंगे, पारंपरिक बीज यूज होंगे। लेकिन हम ले आए बाजार को, जो आपका सवाल भी अगला सवाल है कि इनपुट उपयोग हो सकता है क्या, क्योंकि हम लोग उपभोक्तावादी युग में हैं, हम लोग बाजार हमको सप्लाई करे, उस तरफ हम चले गए हैं। और बड़ी कंपनियों ने भी वही तुरंत अपने आप को उस तरफ परिवर्तित कर लिया, मार्केट स्ट्रेटजी बना ली उन्होंने कि ऑर्गेनिक अब परंपरागत कृषि विकास योजना से भारत सरकार प्रमोट कर रही है या ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का टारगेट सेट कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो बाजार ने तुरंत जैविक प्रोडक्ट ले आई निकाल के। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पहले जो केमिकल की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर होता था, उसकी शुद्धता को नापने के लिए सैंपल भरे जाते थे। जैविक आदान में वो भी, क्योंकि जैविक आदान है तो एज सच हमारी लेबोरेटरीज वगैरह पूरी तरह से तैयार भी नहीं थी। बहुत सारे जो जैविक आदान के नाम पर कंपनियों ने जैविक आदान बनाए, उनमें भी केमिकल था बेस में। तो क्या हुआ, एक तो बाजार लेके आया सॉल्यूशन जैविक खेती के लिए बायो इनपुट के रूप में, और वो भी फ्यूरियस मिलावटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सोचा कि हम चलो अब 10 एकड़ में जैविक करेंगे, और हम बाजार से लेके आए। बाजार से भी मिलावटी। मिलावटी होने से क्या हुआ, जो उत्पाद बना उसके अंदर जब चेक किया उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो पाया कि उसके अंदर केमिकल की मात्रा है उस उत्पाद में। हमारे भारत से कितने कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गए। हम कहते हैं, माननीय सुभाष पालेकर जी कहते हैं 3 चूसक हैं प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में। जैविक खेती बुरी नहीं है, जैविक खेती ठीक है, लेकिन 3 चूसक आ गए, अतिक्रमणकारी चूसक। कौन? आप इसको अन्यंत्र मत लीजिए, इसको समझिएगा इस बात को, क्योंकि समझेंगे नहीं तो आप बार बार क्वेश्चन करेंगे। सभी लोगों के लिए पहला चूसक, ये बायो इनपुट कंपनी, इनके मार्जिन और सब कुछ बड़े ही थे, जैसे केमिकल उत्पाद हैं उसी तरह से आप मार्केट में देखिए, और बड़े हाई मार्जिन पर आपको सब किसान को क्या 5,000 लिखा हुआ उसके ऊपर दे देंगे वो 2,000 रुपए में, ठीक है। तो आप ये समझिए उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है। मुझे पता है, मेरे एक फ्रेंड करते थे इस कंपनी, उन्होंने बनाई थी। दूसरे चूसक, सर्टिफिकेशन एजेंसीज। सर्टिफिकेशन एजेंसी कुछ सही है, वो चूसक क्यों बनी? क्योंकि मैनेज करना था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करना था, तो मैनेज हो जाते थे और सर्टिफिकेट दे देते थे। आप समझ रहे हो, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। तीसरे जो ब्रांड, बड़ी कंपनियां जो खरीदती थी, जो सरकार ने जो व्यवस्था की और प्राइवेट सेक्टर ने, तो वो कंपनियां ज्यादा मोटा मुनाफा कमाती अपने ब्रांड के ऊपर, किसान को देती कम, और उसके ऊपर भी वो कहती कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको देंगे, आप इस स्टैंडर्ड का माल दें हमको, और बाकी जो है जो डाउनग्रेड स्टैंडर्ड माल है वो आप कहीं भी ले जाके बेचें। तो क्या हुआ कि जो जैविक का जो टैग था बड़े लेवल पर, वो एक तरह से इन 3 चूसक के कारण वो परेशानी में आ गया। किसान ने जैविक
से घृणा कर ली, बोना बंद कर दिया, या जो किसान इन 3 लोगों के साथ में जुड़कर नहीं कर रहा था जैविक, वो जैविक कर रहा है, वो प्रकृति जैविक उसकी एक ही है, क्योंकि वो आदान खुद निर्मित करता है, बाजार के ऊपर आश्रित नहीं है, वो अपने उत्पाद खुद अपनी साख के ऊपर उपभोक्ताओं को बेच लेता है, उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या सर्टिफिकेशन उसका प्रॉपर होता है। हमारे विभाग में ऐसा नहीं है, हमारे विभाग में सब लोग हैं, ठीक है, अच्छे कार्य को भी प्रोत्साहित करती है सरकार, ठीक है, तो उनके माध्यम से करता है, ठीक है। और बाजार की कंपनियां भी कई सारी अच्छी कंपनियां हैं जो उससे बाईबैक करती हैं, ठीक है, उसको उचित प्रीमियम देती हैं। तो कई किसान इस तरह के भी हैं, लेकिन इस तरह की जो पूरा ऑर्गेनिक मूवमेंट था उसमें मुश्किल से 5-10% ही बचे, ठीक है। तो ना ऑर्गेनिक का रकबा बढ़ा, क्योंकि किसान को लाभ नहीं हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ नहीं हुआ, पर्यावरण को भी लाभ नहीं हुआ, जो मैंने शुरू में चर्चा की थी, अगर आप जुड़े हो। प्राकृतिक खेती में शुरुआत से इस बात को कहा गया है कि आप बाजार को मत लाइए। क्यों? आदान की तो बात हमने कहा कि स्थानीय रूप से, कोई बाजार से नहीं लेना, जो 9 प्रिंसिपल्स में सब कुछ आपको स्थानीय रूप से निर्मित करना है, और निर्मित करना बहुत आसान है, जगह जगह पे गूगल करें, कहीं भी करें, आप सब जानते हैं। दूसरा, बाजार, प्राकृतिक खेती ये कहती है, देश में जो हमारे 50% किसान हैं वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, अपने पोषण के लिए खेती करते हैं, खुद की उदरपूर्ति के लिए। जो 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान हैं 50% के आसपास में, और उनकी भी खेती अत्यंत रिसोर्स अभाव में होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए साल के दिए जाते हैं, तो कम से कम, मैंने गांव का रहने वाला हूं, मुझे खुद पता है कि कितनी स्थिति जो उस तरह के किसान है, छोटे किसान है, उनकी होती है। 5-5, 6,000 रुपए के कर्ज कितने बढ़ के सेठ साहूकारों के हो जाते हैं, ठीक है। तो इन किसानों की जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो अपने पोषण के लिए खेती करते हैं, उन किसानों के साथ अगर आप खेती करते हैं, ये प्राकृतिक खेती, बड़ा नंबर है वो। हम क्योंकि हम समस्या ही बड़े की लेके चलते हैं, हम बड़े की बात करके चलते हैं, इसीलिए हम प्राकृतिक खेती के मूवमेंट को स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े के सवाल भी अलग होते हैं, उसको आसानी वाले हैं। हम 50% को टारगेट कीजिए ना आप, 50% मतलब देश की जो करीब 15 करोड़ किसान हैं, तो लघु और सीमांत कृषक जो है आपके करीब 7 करोड़, सिर्फ सीमांत कृषक करीब 7 करोड़ के आसपास में, और वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। उनके साथ आप लक्ष्य कीजिए, उनको ध्यान में रखकर आप सवाल कीजिए, उनको ध्यान में रखकर आप अपना प्रसार का कार्यक्रम कीजिए, तब मूवमेंट स्थापित होगा, ठीक है। तो मैं इतना ही उत्तर दे रहा हूँ, बाकी और बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मैं यही सुनना चाह रहा था, वो आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही तरीके से बोला, क्योंकि जो जैविक खेती है उसमें बाजारीकरण ऐसा हो गया है कि वो, आपने ठीक कहा, उनको वो चूसक ही हैं और वो लीच हैं बिल्कुल, और उन्होंने जो सारा तंत्र खराब कर दिया। मैं विगत कई वर्षों से जैविक खेती को प्रमोट करता रहा हूँ, लेकिन मेरा हमेशा एक चीज रहा है कि आप जो है स्वावलंबी खेती करें, आप जो है स्वावलंबन लाएं। तो उसमें जो भी, मैंने कभी भी अपने जीवन में कभी भी ये कहा नहीं कि आप बाजार से ये चीज ले आइए और ये बाजार से, मैंने हमेशा ये कहा कि आप स्वयं निर्मित कीजिए उसको। बहुत और बढ़िया। पहले, क्योंकि जब तक आप अपने खेत को, अपनी मिट्टी को, अपने वातावरण को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और उसके, अब ये नहीं कि, अब असल में मैंने इसीलिए कहा कि एनपीके मेंटालिटी हमारा ये है कि जैसे आपने भी कहा कि बीएससी एजी करके और हम ये सीख के आए कि मतलब किस तरह से कितना, क्या परसेंटेज क्या होना है और उससे कितना नाइट्रोजन होगा, उसका आपका आशय यही था, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम, बाकी जो भी तत्व हैं वो सारे गौण हैं, उनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। जबकि पृथ्वी में इतने तत्व हैं कि हम केवल 16-18 तत्वों से नहीं हमारा चलता है, जबकि हमको मिट्टी में इतने तत्व हैं जो कि हम उसकी आपूर्ति बाहर से नहीं कर सकते। तो ये मेरा कहना है, ये कि स्वावलंबन बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी तरह से आए। तो उसमें
बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक प्रश्न मेरा रह गया था कि इसमें इंडिविजुअल अगर हाँ नहीं, आप मेंबरशिप लेना बिल्कुल चाहे। आप कहाँ पर हैं, आप बेस्ट? मैं देहरादून में हूँ। मैं पहले नवदानिया के में था, ईडी था वहाँ पे। अच्छा, तो ये नवदानिया आप, सुना होगा आपने शायद। हाँ तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा पवन सर से। जी तो जी। मैं वहाँ पर, हमारा उत्तराखंड में भी एक ग्रुप है एनसीएनएफ का, सिविल सोसाइटीज और जो भी इंडिविजुअल जो चैंपियंस हैं उनका। तो कौन है उसमें? आपको शामिल शामिल कर दूंगा। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी टीम, मैंने अभी 8 महीने से ज्वाइन किया है, तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो गई थी। पहले तो हम हर राज्य में हमारा ग्रुप है, तो लेकिन मैं जब से ज्वाइन किया, मैंने थोड़ा सा सघन अप्रोच, जो इंटेंसिव एंगेजमेंट वाली अप्रोच बनाई, और 6 राज्यों को प्राथमिकता से लिया। तो उसमें भी उत्तराखंड का ग्रुप है, लेकिन मैं उसमें, जो हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सबका ग्रुप है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा उसका अध्ययन नहीं है अभी पूरा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता में थोड़ा बाद में है वो। जी जी, कोई ठीक है, बात नहीं। तो उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, आप तो जुड़ सकते हैं, एनसीएनएफ की वेबसाइट पर जाएं, उस पर एक सिंपल फॉर्म है, उसको फिलअप करें, तो जो मेंबरशिप लिस्ट है उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, और जो भी कम्युनिकेशन हैं आप उसको आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्कार। वेलकम। हमारे बनखेड़ी के गुड भी मॉर्निंग। किसान साथी जुड़े गुड हुए मॉर्निंग। हैं। हाँ, नमस्ते मुन्ना, सवाल है कोई? नहीं सर। अच्छा, कृष्ण कुमार महतो का सवाल है, आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, जिला किसान सेवा समिति प्रभारी पतंजलि से। और अभी मैं मुख्य अतिथि के श्रीमुख से श्रवण किया कि सीमांत कृषक के बारे में 2.5 एकड़ जमीन जो है, उनके बारे में सुझाव कहा जाए या प्रश्न कहा जाए, ये है उनके बारे में। कहा कि जो आप नीति होती है वो सत्य होती है, और जो सुनी होती है उसको तो क्या कहा जाए। ये मेरे कहने का बात हुआ कि 2.5 एकड़ जिस किसान का जमीन है, वो यदि आज जोत कर ले या 2 दिन जोताई कर ले, तीसरा दिन फिर सिंचाई कर ले, फिर चौथा दिन उसको काम नहीं मिल पाता है। वो मैंने सारा दिन बिता दे, खट के मर जाए, लेकिन उसको जो काम करने का समय है, उसको जो 8 घंटे का काम नहीं मिल पाता है 2.5 एकड़ जमीन में। इसलिए ये जो नीति भी बनाई गई है, कृषि नीति, पहले भी चरण सिंह के माध्यम से, कि उनके 2.5 एकड़ जमीन में सिंचाई करे एक दिन, तो दूसरा दिन बेकार पड़ जाता है, तीसरा दिन, चौथा दिन बेकार पड़ जाता है। वैसे हालत में उसको सहायक उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, जो भी हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, गोटी हो, नर्सरी हो, जो भी हो, उनको साइड में होना अति आवश्यक है। ताकि यदि एक सीमांत कृषक के हित की बात कहते हैं, तो उनके परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो 2.5 एकड़ जमीन में अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता है, जब तक उनके अगल बगल में सहायक उद्योग नहीं हो, ये तमाम जो कृषि से संबंधित है, तभी जाके उनका जीवन यापन नहीं, मैं इस आपकी आधुनिक जीवन हो सकता है। मातु की बात समझ गया। सहायक उद्योग से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जो किसान है और उसका जो मुख्य संपत्ति है खेती, खेत 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम, उस संपत्ति की, अंग्रेजी में बोले तो वेल्थ, उस संपत्ति का जो है मूल्य कैसे बढ़ाना है, ये किसान को अगर नहीं आता है, तो क्षमा करता हूं, कोई भी कुटीर उद्योग वो किसान नहीं कर पाएगा। मैं बहुत सारे किसान देखा हूं, क्योंकि किसान का स्वभाव कुटीर उद्योग, छोटे सूक्ष्म उद्योग वाला है नहीं। मुर्गी पालन, बकरी पालन ये तो कर लेगा, अलाइड एक्टिविटी जो है। मशरूम की खेती में भी सफल नहीं हो पाता है किसान। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने अनुभव से 30 साल के,
कि सबसे पहले किसान को उसका जो मुख्य संपत्ति है उसका मूल्य बढ़ाना है। मूल्य बाजार वाला आके मूल्य देगा वो नहीं। उसके पास अगर मट्टी है, धरती है, धरती माँ है 2 एकड़ 1 एकड़, तो उसका मूल्य कैसे बढ़ेगा? धरती माँ का श्रृंगार क्या है? ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। धरती आपके गुमला में, आपके बहुत सारे जिलों में मैं घूमता हूँ, गया हूँ, और वहां पर लोगों ने बहुत बढ़िया मॉडल बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको अपना कुलदीप हमारे टीम लीडर हैं झारखंड के, उनका हम नंबर दे देंगे। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए, मैं खुद भ्रमण करके आया हूँ। तो वो छोटी सी जमीन में वहां पर फल भी लगाए हैं और सब्जी भी लगाए हैं और दलहन भी लगाए हैं, तिलहन भी लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं। और बाजार में ले जाके पपीता भी बेच लेते हैं और ये ड्रमस्टिक जो है सहजन भी की फली भी बेच लेते हैं। अलग अलग चीजें वो आमदनी कर रहे हैं। लेकिन वो जमीन, उनका जो 1 एकड़ जमीन का जो श्रृंगार है उनका, उसकी पूरा जो उसका प्लानिंग है और उसके ऊपर उनका जो समर्पण है, जो उन्होंने मेहनत की है, वो जबरदस्त है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी बात का यही कहूंगा, ये थोड़ा कठोर भी हो सकता है एज ए फैसिलिटेटर, कि आपको प्रोत्साहित करना है अपने किसानों को कि उनकी जमीन का मूल्य कैसे बढ़ाएं धरती का श्रृंगार करके, यह सीखना है सबसे पहले। अगर वो धरती खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, उसका श्रृंगार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप डिपेंडेंट ही रहेंगे सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर, क्योंकि कुटीर उद्योग तो होगा ही नहीं इस ताप से फिर, क्योंकि आपका जो मूल में जो संपत्ति, जो भूमि की, उसकी बहुत वैल्यू है। उसकी वैल्यू कौन करता है? बाहर का आदमी आके करता है। वो खरीदता है, कुछ लगा देता है उसके ऊपर उद्यम, आप सोचते हैं कितने की बिक गई। या कोई होशियार किसान, अभी तो मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत विचलित होता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश में तो साथी जुड़े हुए हैं और भी राज्यों में, पंजाब के लोग अपना 1 एकड़ जमीन बेच के, 1 करोड़ का जमीन बेच के हमारे मध्य प्रदेश में उन्होंने 20 एकड़ जमीन खरीद ली। ठीक है, और यहाँ पर वो धय केमिकल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं बिल्कुल, और वो खेत बना के पैसा लगा के, और हमारे किसान भी वो देख रहे हैं। खैर उस चर्चा में नहीं मैं जा रहा, लेकिन अगर हमने अपनी भूमि के मूल्य को समझा, अगर हमने एक छोटे किसान को अगर हमने समझाया उसके खेती के मूल्य को धरती का श्रृंगार करके, तो वही हमारी कामयाबी है। ठीक है, पहले हमको इस कर्म को करना है, उसके बाद हमको आगे की चीज सोचनी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हमारे नियंत्रण में है वो हमारा कर्म, हमारी भूमि के साथ धरती का श्रृंगार। ठीक है, धन्यवाद। मेरे ख्याल में पवन सर समय हो गया है। हाँ बिल्कुल टाइम हो गया है, लेकिन एक लास्ट प्रश्न ओंकार नाथ जी झारखंड से हैं, तो इनसे संक्षेप में, ओंकार नाथ जी मेरी बात सुन रहे हैं, फटाफट अपनी बात करिए, फिर हम समाप्त कर रहे हैं, टाइम हमारा हो गया, ओवरशूट हो गए। जी सर, नमस्कार सर, धन्यवाद सर। मुख्य अतिथि जी को नमस्कार सर। मैं पलामू झारखंड से हूँ सर, और मेरा क्षेत्र सर रेल फेड एरिया में आता है, और हर 1-2 साल पर पानी का अभाव होता है, और मोस्टली पानी का अभाव रहता है। तो सर मेरे लिए मार्गदर्शन करें कि हम क्या कौन कौन सा फसल करें, और कितना मेरे लिए ये विधि लाभदायक रहेगा। जी, मैं ऐसा करूंगा प्रमिल, मैं ऐसा करूंगा कि जो आपकी झारखंड की टीम है, उनके जो टीम लीडर है उनका नंबर शेयर कर दूंगा ओंकार नाथ जी से भी और कृष्ण कुमार जी से भी। तो एक तो क्योंकि जो कर रहे हैं किसान, उनको आप मॉडल देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक तरीका ये हो गया, लेकिन इसके अलावा प्रमिल जी आप इनपुट्स दे दीजिएगा। हाँ, तो एक्चुअली मैंने शुरू से प्रस्तुतिकरण में ये बात कवर की है, क्योंकि फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपने फिर बड़ा सवाल पूछा है। ठीक है, तो एक आप सबसे मूल ये है कि आप अपनी जो पारंपरिक जो फसलें हैं उनका अध्ययन कीजिए कि पिछले 50 वर्षों में वहां पर क्या फसलें होती थी, वो फसलें क्यों छूट गई, उन फसलों के मुख्य कारण क्या थे छूटने के। क्योंकि ये सब अभी कुछ समय से ही हुआ है, जब बाजार जब ज्यादा पहुंचा है हमारे गांव तक, या जो जलवायु परिवर्तन अभी पीछे 15-20 साल से ज्यादा हुआ है, तो हमारी पारंपरिक फसल छूटी है। पारंपरिक फसल को आप अध्ययन कीजिए, उसके बाद योजना बनाइए कि इन पारंपरिक फसलों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम कैसे
1 एकड़ आधा एकड़ से शुरू करें। 1 एकड़ आधा एकड़ खेत को हम कैसे मट्टी को जीवित करें, वो आपको सोचना होगा कि फसल किसके ऊपर होगी, मट्टी के ऊपर। मट्टी को जीवित करने के लिए जो सॉइल इनोकुलेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो मतलब ऐसे जीव द्रव्य जो मट्टी में जाकर और जीवों की संख्या बढ़ाएं, नमी को संरक्षित करें, या ऐसे कौन सी फसलें जो पूर्व में होती थी उस क्षेत्र में, वो कम से कम 10-15 तरह की फसलें उस खेत में लगाकर भूमि में जड़ों की संख्या बढ़ाकर आप उसको फिर से पुनर्जीवित खेत को कर आप खेती करवा सकते हैं प्राकृतिक, और किसान को भी उसमें अधिकतम समय एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रमेल। और आज का सत्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से एक नई कुछ चीजें आज भी साथियों को सीखने को मिली हैं, तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप आने वाले समय पर जब भी ऐसी संभावना होगी तो हमारे किसान आपके नेटवर्क से जुड़ेंगे, नेटवर्क के जुड़ करके बाकी किसानों की बात सुनेंगे, समझेंगे, और भी जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके भी अनुभव और उनके द्वारा विकसित कई सारे मॉडल्स पर वो भी अपनी समझ बढ़ाएंगे अपने अपनी जलवायु और अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन मुख्य बात जो बताई है वो ये है कि हम वर्षा आधारित जितने भी हमारे एग्रो इकोसिस्टम्स हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी ऐसी स्थितियां हैं, और उसके करीब 7 करोड़ किसान जो अभी हम मान के चल रहे हैं, मतलब 35 करोड़ की आबादी, मतलब लगा लिए कि 1/4 भारतवर्ष को इस तरह से जो किसान खेती कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रकृति के साथ चलते हुए उनकी लागत में कमी आ जाए, उनकी मेहनत में कमी आ जाए, उनको मूल्य अच्छा मिल जाए, ये सब चीज़ों पर हम आगे काम करने का प्रयास करते हैं, जो भी साथी हमारे करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुन्नीलाल जी या रंजना जी जो भी आप उपलब्ध हैं, तो आप सबको एक बार धन्यवाद भी कर दीजिए। और इसी के साथ फिर हम ये सत्र का भी समापन करते हैं। प्रमेल, आपका बहुत धन्यवाद, और आशा है हम शीघ्र मिलेंगे और अपनी बातें, अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।